हे गाइस, वेलकम साल ऑफ इन माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आगामी आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश पेट और फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने उत्तर प्रदेश जीके की स्पेशल श्रृंखला चलाई है। अभी तक इसमें जो है 12 वीडियो पब्लिश किए जा चुके हैं, तो उसका रिस्पांस ठीक ठाक मिल रहा है। तो आज का जो ये जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टी यानी कि मृदा स्ट्रक्चर या मृदा संरचना से संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने कृषि से संबंधित कुछ अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की मृदा का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे कह रहा है प्लेस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना हुआ है। तो ये होगा आपका गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान यानी कि जो प्लेस्टोसीन युग है, प्लेस्टोसीन युग से आज तक जो नदियाँ डिपोजिशन करती हैं उसके द्वारा गंगा यमुना का मैदान बना हुआ। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है। तो यहाँ पे नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा, जो गंगा यमुना का मैदान है वहाँ पे नई और पुरानी दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब ये कह रहे हैं नवीन और पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपकी नवीन जलोढ़ मृदा है इसको बोलते हैं, इसको खादर कहते हैं, इसको खादर बोलते हैं। जबकि जो ये प्राचीन वाली है इसको बोलते हैं बांगर। स्थानीय भाषा में किसे नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है। तो ये खादर मृदा को कहा जाता है। ये खादर मृदा को कहा जाता है। दूसरा कह रहा है स्थानीय भाषा में किसे पुरानी जलोढ़, उपहार या दोमट आदि कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बांगर मृदा। ये बांगर मृदा को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो जलोढ़ मृदा जो होती है ये कॉप, कीचड़ व बालू से ऐसा समझ लीजिए। ये क्या है, ये एक यहाँ पे ऐसे एक रिवर का फ्लो हो रहा है। तो ये जो रिवर होगी तो यहाँ पे अपने साथ ये पानी के साथ साथ में ढेर सारे कीचड़, कॉप और रेत को बहा के लाती है और यहाँ पे डिपॉजिट करती है ऐसे साइड में। तो यहाँ पे जो ये मृदा होगी ये क्या होगी, इसी को बोलते हैं खादर। इसी को खादर बोलते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना की तो अधिकता होती है, लेकिन इसमें जो फास्फोरस होता है, क्या होता है इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन व ह्यूमस या जिसको जैव तत्व कहते हैं की कमी होती है। यहाँ पे कमी होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएं मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो ये जो लवणीय क्षारीय मृदा होती है इसको बोला जाता है ऊसर। इसको ऊसर बोलते हैं या फिर बंजर कहा जाता है या कल्लर या रेह कहा जाता है। ठीक है, ये इसका होगा आंसर। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये वो मैदानी क्षेत्र कौन कौन से होंगे जहाँ पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये होगा आपका मथुरा, आगरा आदि जिलों में। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में काली मिट्टी पाई जाती है कहीं कहीं पर। काली मृदा या मिट्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं कहीं पाई जाती है। रेगुर, करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को। अब यहाँ पे आपको एक आंसर और मिल जाएगा कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो का से कपास होता है और का से काली मिट्टी, यानी कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। इसीलिए जो रेगुर करेल होता है उसको कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। लाल मृदा परवा या
पडवा, मार या माड़, राकर या राकड़ व भोंटा मृदा पाई जाती है। तो ये जो है आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे? बुंदेलखंड क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती कहाँ पे होती है? तो ये होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सिंचाई के पर्याप्त साधन और बारिश जो है बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए वहाँ पे सबसे शुष्क खेती की जाती है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा है कि प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन कैसे होता है? तो प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा अपरदन होता है वो जल से होता है। सबसे अधिक जो मृदा अपरदन होता है वो आपका किससे होता है? जल द्वारा होता है। प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो ये है आपका तराई व भाबर क्षेत्र। ये जो है सबसे ज़्यादा जलीय अपरदन से प्रभावित है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन जल से वाला नदी क्षेत्र है, तो ये चंबल नदी क्षेत्र। चंबल नदी क्षेत्र सर्वाधिक क्या होता है? अवनलिका अपरदन होता है चंबल नदी क्षेत्र में। प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले क्रमशः इटावा व आगरा। अब देखो एक यहाँ पे पता चल गया ना कि इटावा में भी चंबल नदी और आगरा में भी चंबल नदी देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है अवनलिका अपरदन के कारण बनते हैं बीहड़। जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, अवनलिका अपरदन होता है, तो वहाँ पे बीहड़ का निर्माण होता है। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं, तो ये आपका मथुरा व आगरा हो जाएगा। मथुरा व आगरा, ठीक है। वायु के द्वारा सर्वाधिक अपरदन मथुरा व आगरा जिले में होता है। और कह रहा है फसल चक्र अपनाने से, क्या फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। उर्वरा शक्ति की कम से कम हानि होती है जब हम फसल चक्र को अपनाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, यानी कि फसल चक्र यानी कि एक ही फसल को बार बार न बोके अलग अलग तरह की फसलें बोई जाती हैं, तो उससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति होती है वो बनी रहती है। इस प्रकार जो उर्वरा शक्ति होती है उसकी हानि कम हो जाती है, यानी कि उसका क्षरण कम होता है। अब देखो यहाँ पे फसलों उत्पादन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि फसलोत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा योगदान है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल बोई जाती है। मूंग, चीना व लोबिया है, तो ये जो है जायद की फसल है, ठीक है। हमने बताया था कि क्या होता है, एक रबी की फसल, उसके बाद खरीफ और जायद, ठीक है। ये जायद में आपका आ जाएगा खीरा, खरबूजा, ककड़ी और ये करेला वगैरह। रबी में आता है आपका गेहूं, आलू, ये सब आता है। और खरीफ में आपका ये धान वगैरह आ जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो रबी की फसल है उसकी समयावधि क्या होती है, उसकी समयावधि क्या होती है, और खरीफ की क्या होती है, और जायद की फसल की समयावधि क्या होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता है, तो ये जो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र, ये जो है गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र। फिर कह रहा है अरहर, चना व अदरक की सर्वाधिक खेती होती है, तो ये जो होती है बुंदेलखंड क्षेत्र में। रुहेलखंड, गंगा यमुना दोआब में की जाती है, तो यहाँ पे जो है थोड़े मात्रा में कपास की खेती, कम मात्रा में
कपास की खेती की जाती है कहाँ पे, ये जो है रुहेलखंड क्षेत्र में या फिर गंगा यमुना दोआब जो है वहाँ पे कपास की खेती बहुत कम मात्रा में की जाती है। कह रहा है कि अफ़ीम की खेती की जाती है, तो जो अफ़ीम की खेती है वो कहाँ की जाती है, वो बाराबंकी व गाजीपुर में, बाराबंकी व गाजीपुर में। कहता है ना लाला हम जिस तरह के आदमी हैं हमें खुद नहीं पता होता हम क्या करने वाले हैं। आपने मिर्ज़ापुर देखा होगा, मिर्ज़ापुर में जो अफ़ीम का खेत होता है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है, गाजीपुर में जब लोग जाते हैं। और ये तो अफ़ीम की खेती उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले, एक बाराबंकी और दूसरा गाजीपुर में की जाती है। अब देखो यहाँ पे मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र है, तो जो मूंगफली का उत्पादन होता है वो रुहेलखंड क्षेत्र में, कहाँ पे, रुहेलखंड क्षेत्र में। चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं, चावल उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं। तो देखो चावल के लिए, धान की खेती के लिए क्या होता है, धान की खेती के लिए अत्यधिक पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो ये आपकी गन्ना, गन्ना जो है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अब देखो गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं, तो गन्ना उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र क्या होगा, तराई व मेरठ के निकटवर्ती का क्षेत्र, तराई व मेरठ के आसपास का क्षेत्र। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले हैं, तो राज्य में कुल 44 जिले ऐसे हैं जहाँ पे गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है। राज्य में कुल गन्ना किसान कितने हैं, तो लगभग 48 लाख। कितने गन्ना किसान हैं, 48 लाख गन्ना किसान हैं। हो सकता है ज़्यादा भी होंगे, लेकिन ये जो है रजिस्टर्ड हैं, जो अनरजिस्टर्ड होंगे उनकी तो गिनती ही नहीं है। राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र है, तो गन्ना उत्पादक कुल जो है 9 परिक्षेत्र हैं। कह रहे हैं कि राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां कितनी हैं, तो 168 समितियां हैं। कितनी, 168 समितियां हैं। ये जो है 31/3/2022 का डेटा है। राज्य में कुल गन्ना विकास परिषदें हैं, तो गन्ना विकास की कुल राज्य में परिषदें हैं 152, और ये डेटा जो है ये भी 31/03/2022 का। प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र, प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए विशेष क्षेत्र, तो ये आपका हो जाएगा गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड। प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र, तो ये हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये होगा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद है, जबकि लंगड़ा आम, तो लंगड़ा आम का जो क्षेत्र है वो है आपका वाराणसी। क्या है, वाराणसी, इसी को बोलते हैं काशी नगरी। ठीक है। सफ़ेदा व चौसा आम का विशेष क्षेत्र कानपुर है, जबकि स्टॉल आम का क्षेत्रफल, तो जो स्टॉल आम है उसका क्षेत्रफल है मेरठ व बागपत। जो मेरठ बागपत का क्षेत्र है वो जो है स्टॉल आम के लिए प्रसिद्ध है। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है, तो इनको जो है दूसरे प्रदेशों में जो बेचा जाता है, तो एक इसका ब्रांड दिया गया है नवाब ब्रांड। किससे, नवाब ब्रांड नाम से इनको जो है अन्य शहरों में बेचा जाता है। जो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के उत्पादित जो आम हैं उनको जो है दूसरे शहरों में बेचने के लिए नवाब ब्रांड नाम से बेचा जाता है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन, तो आम निर्यातक जोन जो है वो लखनऊ व सहारनपुर,
प्रदेश का सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला, तो जो प्रदेश का सबसे ज़्यादा आंवला होता है वो प्रतापगढ़ ज़िले में। कहाँ पे? प्रतापगढ़ ज़िले में। निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन का विशेष क्षेत्र है, तो ये आपका हो जाएगा प्रयागराज व कौशाम्बी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है निर्यातक प्रजाति के अमरूद का उत्पादन किया जाता है और ये जो है एक बड़े पैमाने पे यहाँ पे अमरूद की खेती की जाती है। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जबकि आम का ऐसा केंद्र कहाँ पर है? तो आम के लिए ऐसा केंद्र जो है आपका ये राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में। प्रदेश में लीची उत्पादक ज़िले हैं, तो प्रदेश में जो लीची उत्पादक ज़िला है वो है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र, प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र, तो ये हो जाएगा सहारनपुर क्षेत्र व बुंदेलखंड क्षेत्र। सहारनपुर व बुंदेलखंड क्षेत्र। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिले हैं, प्रदेश में जो चिरौंजी उत्पादक ज़िले हैं तो यहाँ पे कई ज़िले हो जाएंगे। चिरौंजी का उत्पादन किया जाता है, एक हो जाएगा आपका सोनभद्र, दूसरा मिर्ज़ापुर, चंदौली, ललितपुर व यहाँ पे झांसी हो जाएगा। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन है, तो प्रदेश में जो आलू, पहले तो यहाँ पे हम आलू निर्यातक जोन की बात कर लें तो आलू निर्यातक जोन जो है वो आपका आगरा हो जाएगा। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं, तो जो आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है ये आपका हो जाएगा आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल, ये जो है आलू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है, तो आलू का जो निर्यात किया जाता है वो ताज ब्रांड नाम से, ताज ब्रांड नाम से। और जो आम का निर्यात किया जाता था, आम का जो निर्यात था वो था नवाब ब्रांड से। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर कहाँ पे हैं? तो ये आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर स्थापित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है भटहट गोरखपुर में। भटहट गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में उभर रहा है, तो सब्जी निर्यातक के जोन के रूप में यहाँ पे आपका हो जाएगा वाराणसी। क्या होगा? वाराणसी। प्रदेश में कुल मेंथा उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित होता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगर 100 लीटर मेंथा निकाला जा रहा है तो इसमें जो है 75 लीटर यूपी में और जो 25 लीटर होगा ये अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। कह कि प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए प्रसिद्ध विशेष जिला है, तो ये हो जाएगा आपका बांदा। बांदा जो है पान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पान के लिए बांदा एक विशेष ज़िला है, यहाँ पे सर्वाधिक खेती की जाती है। बरई, मानपुर,
बांदा व पाली ललितपुर प्रसिद्ध है पान की खेती के लिए। किसके लिए? पान की खेती के लिए। राज्य के सुरखा अमरूद, दशहरी आम, काला नमक चावल, गोरखपुर, बस्ती व देवी पाटन मंडल, बासमती चावल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रटौल आम, बागपत व देसावरी पान महोबा आदि 6 कृषि उत्पादों को प्राप्त है। तो ये जो 6 उत्पाद हैं इनको जीआई टैग मिला, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको किसको मिला है? राज्य के सुरखा अमरूद, ये सुरखा अमरूद कहाँ का है? प्रयागराज का है। दशहरी आम कहाँ का है? मलिहाबाद लखनऊ का है। काला नमक चावल ये जो है गोरखपुर, बस्ती और देवी पाटन मंडल का है। बासमती चावल जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है। रटौल आम बागपत जिले से संबंधित है। वह देसावरी पान ये महोबा जिले से संबंधित है। ये जो 6 कृषि उत्पाद हैं इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम अगर दुग्ध विकास की बात करें तो दुग्ध विकास से संबंधित जो फैक्ट है यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा है जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। करें देश और प्रदेश के प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो ये जो है स्थापना की गई थी लखनऊ में, की गई थी 1938 में। और ये अपने आप की क्या थी? देश व प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ था, अपने आप में पहली प्रकार का था। ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1938 में स्थापित किया गया था। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों वाराणसी, यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा, ये वाराणसी होगा, वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट शुरू किया गया था। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट 1973 में, ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट है, तो ये 1973 में शुरू किया गया था। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना कब की गई? तो राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में। ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट की शुरुआत 1973 में की गई और राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में, 1976, और ये जो फ्लड फर्स्ट वन था ये 1973 में शुरू किया गया था और ये दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी, ये 1976 में हुई थी। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई, तो ये 1962 में, 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई है, प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई है 2018 में। प्रदेश में दुग्ध समितियां कितनी हैं? तो प्रदेश में इस समय जो दुग्ध समितियां हैं वो 8615 है और ये 2021-22 का डेटा है। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु 1999 में स्थापित की गई थी, तो ये की गई थी उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की। किसकी? उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। गोकुल पुरस्कार किसके लिए जाता है? भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु गोकुल पुरस्कार दिया जाता है। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार। नंद बाबा पुरस्कार। तो देखो यहाँ पे भैंस या किसी भी नस्ल की गाय के लिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकों को गोकुल पुरस्कार, लेकिन अगर गाय देसी नस्ल की है, किसकी? यहाँ पे गाय जो है वो देसी नस्ल की है, सिर्फ गाय की बात कर रहा है, तो वहाँ पे उसको नंद बाबा पुरस्कार से नवाजा जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता, तो ये हो जाएगा 387 ग्राम प्रतिदिन, 387 ग्राम प्रतिदिन 2019 से 20। भारत
406 ग्राम प्रतिदिन। ये जो स्रोत है ये दिया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी विकास बोर्ड। तो देखो राज्य में प्रतिदिन जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है ये 387 ग्राम प्रतिदिन है। ये 2019-20 का आंकड़ा है। और भारत में जो है 406 ग्राम प्रतिदिन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने मिट्टी पढ़ी, जो उत्तर प्रदेश की मृदा है उससे संबंधित, फसलोत्पादन, यहाँ पे जो फसलोत्पादन है उसके बारे में पढ़ा, और दुग्ध विकास के बारे में हमने चर्चा किया। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम जो है कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे, कल के वीडियो में कृषि योजनाएं या फिर कार्यक्रम और भारतीय कृषि में उत्तर प्रदेश की भूमिका। तो कल के वीडियो में हम ये 2 टॉपिक कवर करेंगे और आप लोग बने रहिएगा वीडियो पे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।